बिमला अपने फुफेरे भाई सौरभ की बेटी की शादी में आई हुई थी। अचानक उसकी नजर अपने तलाकशुदा पति हिमेश पर पड़ी तो वह ठिठक गई। हिमेश को देखते ही वह तुरंत दरवाजा की ओर में हो गई। हिमेश को वह पूरे 2 वर्ष बाद देख रही थी। भागकर कमरे में गई, फिर एक खिड़की को खोलकर चोरी छुपे हिमेश को देखने लगी और बिल्कुल ही थका थका सा दिख रहा था। एक कुर्सी पर बैग रखकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया था। चौक में और भी लोग थे मगर उसे कोई नहीं जानता था, इसीलिए वह चुपचाप बैठकर इधर उधर देख रहा था। मगर सौरभ को देखते ही वह खड़ा हो गया, फिर गमजोशी से उसके गले मिला। कोई याद आया, वह ऐसे ही उससे भी गले मिला करता था। गले मिलने के बाद दाएं हाथ से पीठ थपथपाने का वही अंदाजा उसके दिल में पुरानी यादें ताजा कर गया। वह जानती थी कि सौरभ और हिमेश बहुत पुराने दोस्त थे। हिमेश और उसकी शादी करवाने में तो मेरे भाई सौरभ का ही पूरा हाथ था। वही तो बिचौलिया था दोनों तरफ से। जब दोनों अलग हो रहे थे तब भी सौरभ ने बहुत कोशिश की थी उन दोनों का रिश्ता बचाने के लिए, मगर उसके और हिमेश के बीच झगड़ा बहुत बढ़ गए थे। एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। उसने खिड़की से देखा, सौरभ और हिमेश धीरे धीरे बातें कर रहे थे। फिर अचानक हिमेश बैग उठाकर चलने लगा। बिमला को एक झटका सा लगा। तो क्या हुआ? इतनी देर के लिए शादी में आया था, दोस्त की बेटी की शादी है, एक दिन तो रुकना ही चाहिए था ना। वह झटके से बाहर आ गई। उसने सोचा जा रहा है तो उसे 2 बातें ही कर ली, मगर उसके बाहर आने से पहले ही हिमेश घर से बाहर निकल गया था। सौरभ की उस पर नजर पड़ी तो वह तुरंत बोला, क्या हुआ बिमला? वह सौरभ से 10 साल छोटी सी थी। सौरभ उसे प्यार से बिमला कहकर ही बुलाता था। वह झट से बोली, भैया वह आदमी कौन था जो अभी आपसे बातें कर रहा था? सौरभ बोला, अरे उसे नहीं पहचाना क्या? 8 साल तक उसके साथ रही हो। तुम्हारा तलाकशुदा पति और मेरा दोस्त हिमेश था। इतने में एक लड़के ने आकर सूचना दी कि बाराती आ गए हैं, उन्हें कहाँ ठहरना है। फिर सौरभ अपने ससुराल वालों की खिदमत में लग गया। बिमला उससे पूछना चाहती थी कि हिमेश इतनी जल्दी कैसे चला गया, मगर पूछने का अवसर ही नहीं मिला। वह अनमनी सी होकर वापस घर के अंदर चली आई। वह सोच रही थी कि दोस्त की बेटी की शादी में आया था तो एक रात भी नहीं रुक सकता था। क्या पता नहीं क्यों वह हिमेश के बारे में बहुत कुछ जान लेना चाहती थी। उसने दूसरी शादी की या नहीं, अगर कर ली है तो उसके बच्चे कितने हैं? बच्चे ज्यादा आते ही उसे अपने बच्चे याद आए। वह 4 बार गर्भवती हुई थी, मगर चारों बार ही उसका गर्भपात हो गया था। 4 महीने से ज्यादा उसकी कोख में बच्चा ठहर ही नहीं पाता था। अगर उसके चारों बच्चे आज जीवित होते तो कितना अच्छा होता, सोचकर उसकी आंखों में आंसू निकल आए। घर के चौक में जजमान बिछाई जा रही थी। उधर बाराती लेकर दरवाजे पर खड़े थे। बिमला को याद आया कि उसे तो तैयार होना था, मगर हिमेश के आने के कारण उसका सारा समय सोचने में ही निकल गया। कपड़े बदलने में याद ही नहीं रहा। बारातियों ने बहन के चुनरी उड़ाई, फिर अंदर जाकर जजमान पर बैठ गए, जहां सौरभ और उसके परिवार वालों का तिलक होना था। मगर अचानक बिमला की नजर हिमेश पर पड़ गई। वह सौरभ के बगल में दरी पर बैठा था। अब वह बिल्कुल तरोताजा दिख रहा था। उसने आसमानी रंग का कोट पैंट पहना हुआ था। वह समझ गई थी कि सौरभ ने हिमेश को बाहर ही कहीं ठहराया है। आसमानी रंग का बिमला का पसंदीदा रंग था। उसी ने तो हिमेश से कहा था, आप पर आसमानी रंग का कोट पैंट पहनना करो जी, आप पर बहुत अच्छा सूट करता है। वह हिमेश को आसमानी सूट पहनने देखकर भावुक हो गई। सोचने लगी क्या हिमेश ने उसे दिखाने के लिए ही आसमानी सूट पहना है? मगर हिमेश को क्या पता मैं भी शादी में आई हूँ। शायद सौरभ ने हिमेश को बताया हो कि मैं भी शादी में आई हूँ। फिर उसने खुद को समझाते हुए बुदबुदाया, आसमानी सूट मेरे लिए ना पहना हो, मगर इतना तो साफ है कि वह आज भी मेरी यादें दिल में दबाकर जी रहा है। वह आज भी मेरे पसंद के कपड़े पहनता है। हिमेश को देखकर ना जाने क्यों बिमला के मन में खुशी का गुब्बारा सा फूट पड़ा। वह अंदर गई और हिमेश के पसंदीदा का कलर हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी
और वर्षों बाद शीशे के सामने खड़ी होकर ढंग से मेकअप किया। पिछले 6 वर्षों में वह सजना संवरना जैसे भूल गई थी, मगर आज हिमेश को देखकर तो बावली सी हो गई थी। उसे एहसास ही नहीं था कि इसके लिए सज रही है। वह वैधानिक रूप से उसका पति नहीं है। बात का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हिमेश बाहर अलग बनी बैठक में अकेला बैठा था। बिमला से नहीं रहा गया। वह चाय की खाली गिलास उठाने के बहाने से बैठक में चली गई। हिमेश ने जो यूं ही उसकी तरफ देखा तो देखता रह गया। बिमला जानबूझकर उसके करीब से गुजरी। जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू ने हिमेश को भाव विभोर कर दिया। बिमला के कमरे में इधर उधर देखकर खाली कप ढूंढ रही थी और हिमेश उसी की तरफ देखे जा रहा था। हिमेश कुछ बोला नहीं तो वह खुद ही बोल पड़ी, कैसे हो? हिमेश की जैसे तंत्र भोग हो गई। वह झपेट हुए बोला, अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? बिमला दूसरी तरफ देखते हुए बोली, ठीक हूँ। उसके बाद कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। हिमेश सोच रहा था, यह कितनी दुबली हो गई है, पता नहीं कैसी जिंदगी जी रही है। सज धज कर आई है मगर पहले जैसी चाप लपेट इसमें नहीं रही। जब साथ थी तब इसकी आवाज में भी एक खनक सी रहती थी, मगर अब तो आवाज भी जैसे दब गई है। बिमला प्रश्न को लेकर सबसे ज्यादा परेशान थी। उसने वही कर डाला, बोली, बीवी बच्चे को भी साथ लाए हो क्या? हिमेश बोला, दोबारा शादी ही नहीं की, बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे? यह जानकर न जाने क्यों बिमला के हृदय में खुशी का झरना सा फूट पड़ा। हिमेश ने भी वही सवाल दाग दिया, बोला, तुम्हारा पति और बच्चे? बिमला बोली, मैं भी शादी नहीं की। हिमेश बोला, क्यों नहीं की शादी? वह बोली, मन ही नहीं करता किसी और को हो जाने का। जवाब सुनकर हिमेश कुछ बोल ही नहीं पाया। इतने में सौरभ आ गया। बोला, हिमेश यार, बारात आ गई है, तुम जाकर नाश्ते पानी की व्यवस्था देख ले। मगर सौरभ की नजर जब वह बिमला पर पड़ी वह ठिठक गया। बोला, अरे बिमला, तू भी यही है क्या? तुम दोनों को साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बातें करो, मैं किसी और को भेजता हूँ। मगर हिमेश खड़ा हो गया। बोला, मैं जाता हूँ, मेरे होते ये किसी और को भेजने की क्या जरूरत है? फिर हिमेश और सौरभ के साथ बाहर चला गया। बिमला काफी देर तक अकेली वहाँ खड़ी सोचती रही। स्टेज प्रोग्राम चल रहा था। सभी लोग दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे। पति पत्नी जोड़े से जाकर आशीर्वाद दे रहे थे। जब अकेला हिमेश स्टेज पर गया तो पता नहीं किधर से आकर बिमला भी उसके साथ चल पड़ी। फिर दोनों ने साथ मिलकर दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद दिया। जो लोग उन्हें दोनों को जानते थे वे आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए। आपस में बातें भी बनाने लगे कि जब इनका तलाक हो चुका है फिर साथ क्यों खड़े हैं। स्टेज प्रोग्राम के बाद दोनों का मिलना नहीं हो सका। दुल्हन के फेरे हो गए। फिर सुबह 4 बजे दुल्हन विदा होकर चली गई। बारातियों के विदा होने के बाद सभी घरातियों की आंखों में नींद थी। इस कारण जिसको जहाँ जगह मिली वहीं सो गया था। मगर बिमला की आंखों में न जाने क्यों नींद नहीं थी। वह हिमेश को तलाश करती हुई बैठक में चली आई। इस सहयोग से कहो या कसिक, हिमेश फर्श पर पड़े हुए गद्दों पर लेटा हुआ था मगर जाग रहा था। उसके आसपास और कई लोग खर्राटे भर रहे थे मगर वह न जाने क्यों जाग रहा था। बिमला भीतर आकर बोली, क्या हुआ, आप सोए नहीं? हिमेश उठकर बैठ गया और बोला, नींद नहीं आ रही। बिमला जल्दी से उसके पास आई और माथा छूते हुए बोली, तबीयत तो ठीक है ना? आपकी बरसों बाद ललाट पर अर्धांगिनी की स्पर्श पाकर वह अधीर हो गया। बोला, तबीयत तो ठीक है मगर पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। वह उसके पैरों के पास बैठ गई। वह बोला, तुम भी तो जाग रही हो? वह बोली, आप तो जानते हो मैं नींद की कच्ची नहीं हूँ। दिल किया तब आपको देखने चली आई। बोला, एक बात कहूँ? वह धड़कते दिल से बोली, क्या? वह बोला, मेरी याद आती है क्या? वह सहज सी होकर बोली, भूली ही कब थी और आपको। वह रोने लगा और फिर हिम्मत करके बोला, रह रहकर याद आती है। थका हारा घर आता हूँ तो तुम्हारी आवाज सुनाई पड़ती है। गरम गरम रोटी खानी है तो रसोई में आ जाओ जी। जब दौड़कर रसोई में जाता हूँ तो तुम वहाँ नहीं मिलती। रात में तुम्हारी आवाज सुनाई देती है।
अपना हाथ इधर करो जी, मुझे तकिए पर नींद नहीं आता। मगर आंखें खोलकर देखता हूँ तो तुम्हें ना पाकर बेचैन हो जाता हूँ। वह बोली, मैं रोज रोती हूँ आपको याद करके। तलाक हो गया है फिर भी दरवाजे पर नजर टिकी रहती है कि आप मुझे लेने आओगे। दिन, महीने और साल गुजर गए मगर मैं आज भी आपकी राह ताकती रहती हूँ। वह बोला, तुम मेरे साथ चल रही हो ना? वह उतावली होकर बोली, अभी चले? वह बोला, सब लोग सो रहे हैं, अगर कोई जाग जाएगा तो बातें बनाएगा। हाँ, हम यहाँ से भाग चलें। वह बोली, पहले खड़े होकर गले से लग जाओ जी, सब्र नहीं हो रहा है। एक हुक सी उठ रही है कलेजे के भीतर। हिमेश भी पागलों की तरह उठा और बिमला के गले से लिपट गया। फिर यह दोनों तालाब के तलाजली देकर सुबह होने से पहले वहां से भाग गए। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।